अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसनैन लियाकत। वैसे तो हम मैच के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है, लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कराटे कॉम्बैट में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। फैसला कुन फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब ब्रिंद ने भारत के राणा सिंह को शिकस्त दी है और ये शिकस्त जो है वो टेक्निकल बुनियादों पे हुई है और दुबई में ये मैच जारी था, जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इससे पहले पहली फाइट में पाकिस्तान के रिजवान अली ने पवन गुप्ता को शिकस्त दी और इस फाइट की जो सबसे अच्छी बात यह है कि सलमान खान वहाँ पे मौजूद थे। बॉलीवुड के जो स्टार हैं वो जाके मिले हैं शाहजेब से और उनकी तारीफ भी की है, क्योंकि शाहजेब ने जो ही फाइट स्टार्ट हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने हरीफ को नॉकआउट किया जो राणा सिंह थे, और जो उनके मुक्के और गौंस और सारी चीज़ें थी उसकी वजह से वो 20 मिनट भी उनकी ये चीज़ें सह नहीं सकी और एक कोने तक मुंजमद हो गए और फिर आके रेफरी ने उनको टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट कर दिया। और इसी हवाले से सलमान खान जो है उन्होंने उनको कहा कि आप तो हर किसी को जो है 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। बड़ी उन्होंने तारीफ भी की और बड़ी हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तानियों के जीतने पे सलमान खान खुश हुए हैं। हालांकि हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती। आज के मैच के ऊपर बात करते हैं जो कि कल हुआ रावलपिंडी में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन जो पहला मैच हुआ था वो पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता था। 90 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये मैच आसानी 12वें ओवर में जीत लिया। लेकिन कल के मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल के मैच में सिर्फ एक चेंज था जो कि मोहम्मद आमिर की सूरत में था। मोहम्मद आमिर को बैठाया गया, रेस्ट दी गई और उनकी जगह मोहम्मद अब्बास आफरीदी भी उनको कह सकते हैं, उनको टीम में शामिल किया गया। अब्बास आफरीदी ने तो अपनी शमूलियत को ठीक साबित किया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 178 रन बनाए। साइम अयूब 22 गेंदों पर 32 रन बना सके, उनका स्ट्राइक रेट था 145 का। इसके अलावा बाबर आजम 37 रन बनाए, 29 गेंदों पे इनका स्ट्राइक रेट 127 का था। बाबर आजम के पार्टनर मोहम्मद रिजवान ने 22 रन बनाए, 21 गेंदों पे 101 का स्ट्राइक रेट था। और इसी के साथ साथ उस्मान खान ने अगेन फेलियर उस्मान खान की जानिब से हुआ, 5 रन बना सके 7 गेंदों पे। इरफान न्याजी वाज इम्प्रेसिव, 13-20 डिलीवरीज एंड शादाब खान फायरी नॉक एट दी एंड 41 रन उन्होंने बनाए 20 गेंदों पर। और ऐसे लग रहा था कि चाचा इफ्तिखार वाला रोल ये प्ले कर रहे हैं। लेकिन इफ्ती जब एंड पे आए 9 गेंदें उस वक्त बाकी थी, लेकिन 166 रन था और उसको बढ़ा के सिर्फ 178 तक लेके जा सके। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तो वहाँ पे भी ब्रेसवेल ने एक बार फिर बाबर आजम को आउट किया। बाबर आजम दोनों मैचेस में स्पिनर्स का शिकार हुए और न्यूजीलैंड की बैटिंग की तो कमाल ही कर दिया। चैपमैन की अगर बात की जाए तो उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 87 रन बनाए 42 गेंदों पर। और यूं एक बार फिर चैपमैन ड्राउना ख्वाब साबित हुए। कोहली के बाद सबसे अच्छी एवरेज है चैपमैन की। अगर पाकिस्तान की गलतियों की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि मनमानी है पाकिस्तान को ले डूबी है। बाबर आजम की जो मनमानी थी, शायद उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने आप को साबित करना है। जिस तरह मैं पेशावर में साइम अयूब के साथ ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी मैं साइम अयूब के साथ ही ओपन करूंगा। हालांकि जब 90 रन पहले दिन उन्होंने बना लिए थे तो चाहिए ये था कि नए लड़के को ट्राई किया जाए, उस उस्मान खान को ट्राई किया जाए जिसने पूरी अपनी क्रिकेट को दांव पे लगाया है और दुबई में अपने ऊपर 5 साल पाबंदी लगवाई। ना वो ILT खेल सकते हैं, ना वो T10 खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बाबर आजम खुद आए। और अगर उस्मान खान की एवरेज की बात की जाए तो टॉप 3 पे उस्मान खान 46 की एवरेज से खेलते हैं, मतलब कि या तो ओपनर या फिर तीसरे नंबर पे, और उनका स्ट्राइक रेट 156 का है। और चौथे से नीचे जो नंबर्स है इनमें 244 रन उन्होंने बनाए 20 की एवरेज से और 115 का स्ट्राइक रेट है। इससे पहले हमने साहिबजादा फरहान को भी चौथे 5वें नंबर पर ज़ाया किया है और अब उस्मान खान जो कि इतना कुछ दाव पे लगा के आए हैं उनको फिर हम चौथे 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। इंस्टेंट थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाबर आजम में या रिजवान में अब इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। उनको पता है कि वो कौमी टीम का हिस्सा है, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक तो वो रहेंगे। और उन्होंने कौमी टीम के लिए 3800 रन बना लिए, 3700 रन बना लिए। रिजवान 3000 रन बना चुके हैं, तो डरने की क्या ज़रूरत है। आपको उस्मान को मौका देना चाहिए, उसके साथ साइम को मौका देना चाहिए। बाबर बहुत अच्छा कर चुके न्यूजीलैंड में, तीसरे नंबर पर आए थे और 50s के ऊपर 50s उन्होंने स्कोर की थी। लेकिन पता नहीं ये इनसिक्योरिटी जो है ये कब ठीक होगी। उसके बाद इमाद वसीम क्यों नहीं खेले, 3 मैचेस इमाद वसीम अभी तक नहीं खेले। अब क्या लाहौर में वो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। फिर शादाब खान के 40 रन, हमेशा से मैं कहता हूँ हमें उनके 40 रन नहीं बल्कि हमें उनके बल्ले के साथ नहीं बल्कि बॉल के साथ परफॉर्मेंसेज चाहिए। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स इस्मा असलम। इस्मा, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे भी सिंपल यही सवाल है कि क्या हो गया पाकिस्तान टीम को, न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए? थैंक यू सो मच हसैन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैं आपकी सारी बातें सुन रही थी। मैच पे तो हम बाद में जाएंगे। आपने एक बात कही कि इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जिसपे मुझे हंसी आई। अच्छा। इनसिक्योरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए इस सिस्टम में, जहां पे अगर हम उस सिस्टम को देखें, अगर हम अपने क्रिकेट बोर्ड को देखें, यहाँ पे जिस तरह से ओहदे दिए जा रहे हैं,
लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 लोग हैं जो काबिल हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकते हैं। उसके बगैर पूरा पाकिस्तान निकम्मा है। किसी को नहीं पता टीम को मैनेज कैसे करना है, किसी को नहीं पता टीम को सिलेक्ट कैसे करना है। और हमारे जो सरबराह हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके पास भी जितने ओहदे हैं आपको पता ही है, तो उसको देखते हुए इनसिक्योरिटी क्यों ना हो। जब बाबर आजम को एक दफा तो हटा दिया जाता है, फिर अगला चेयरमैन आता है वो वापस ले आता है, तो ये कल्चर जब तक ऊपर से चेंज नहीं होगा ना, तब तक हम स्टेबिलिटी टीम में नहीं देखेंगे। जैसे आपने खुद ही कहा कि हमने फरहान को भी जो है इस तरह से जाया किया है कि उनका हमने नंबर चेंज किया। अब उस्मान खान आपने बता ही दिया कि वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा जब पीएसएल में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना। बट ये एक ऐसी चाहत है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की कि फिर आप अपनी सारी कश्तियां चला के भी अगर आपको मौका मिले तो आप ले लेते हैं और आप अपनी सोच बदलते हैं। तो इनसिक्योरिटी नहीं खत्म हो सकती। हमें पता है बाबर ने बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान के लिए, हमें पता है रिजवान बहुत अच्छा कर चुके हैं, बट वो जो एक एलिमेंट है ना कि पता नहीं एक परफॉर्मेंस खराब होगी तो हमें निकाल दिया जाएगा, एक टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाएगा तो हमें टीम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कल्चर नहीं है ना स्टेबिलिटी वाला। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होगी। जब तक इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होगी तब तक आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करें इस टीम से। फिर आप काकूल में ट्रेनिंग कराएं, आप इनको प्लूटो भेज दो ट्रेनिंग करने के लिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपने बात की ना कि माइंडसेट चेंज करने की बात है, तो हफीज़ ने माइंडसेट चेंज करने की बात भी की थी, उसके ऊपर अमल भी किया था। बाबर आजम को तीसरे नंबर पे खिलाया, 3-3 50s लगाई हैं, लेकिन एकदम से मतलब बाबर आजम ना 11th ओवर तक, एक दिन पहले हमें मीडिया वालों को ही बता रहे थे कि आप शाहीन अफरीदी और मेरे खिलाफ बातें करते हैं। वहीं पे हमने सवाल किया कि ओपनिंग कौन करेगा, तो हमें कहा गया कि मैच तक का इंतजार करें। इतना ज़्यादा एम्बिग्विटी रखी गई और फिर खुद ओपनर आ गए। अगर आप नंबर 3 पे सेव थे तो कम अज़ कम उस्मान को चांस तो देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था, मैं मानती हूँ इस बात को चांस देना चाहिए था। मैं तो बस सिस्टम की बात कर रही थी। मुझे लगता है कि अब सीनियर प्लेयर्स को खुद को थोड़ा पीछे रखना चाहिए और जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए लड़के आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ अभी जो चीफ सिलेक्टर बन के बैठे हुए हैं उन लोग के साथ भी हमने काम किया हुआ है और वो लोग भी इस चीज के हक में नहीं होते कि नए लड़कों को मौका दे दिया जाए। और अब आप देखिए ना, जब चेंज हुआ है सारा सिस्टम तो हमारे पास पुराने लड़के वापस आ गए हैं। हम आमिर को और इमाद को वापस ले आए हैं। क्या ये वो लड़के नहीं हैं जो वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के इसी बाबर आजम के खिलाफ बातें कर रहे होते थे? तो अब आप सोचें कि वो लड़के जो टीवी पे खुल्लम खुला एक कैप्टन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उस पे तनकीद कर रहे हैं, ना सिर्फ उसके खेल की वजह से बल्कि उसकी चॉइसेस की वजह से भी, अब वही उसके अंडर खेल रहे हैं। तो इंसान है ना कहीं फिर भले बाबर आजम जितना मर्जी कह दें कि जो दिल में कुछ नहीं है और हम टीम जल होके खेलते हैं, या जिस भी तरह वो कहें कि ऐसे हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जब आप शाहीन को लेके आए, आपने बाबर को हटाया, तो आपने खुद ही एक क्लैश वहां पे डेवलप कर दिया उस टीम में। जो टीम हम 1-2 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो हम इसी टीम के एक यूनिट होने की तारीफ करते थे। हमें लगता था यार ये लड़के तो बहुत जेल हैं, ये टीम के लिए खेलते हैं, ये अपने लिए नहीं खेलते। और हमें कहीं ना कहीं फतुहात भी नजर आ रही थी। बहुत क्लोज पहुंच के हम टूर्नामेंट्स में जीत नहीं पा रहे थे, बट परफॉर्मेंस अच्छी थी टीम की। तो अब हमें, मुझे लगता है अब 1-2 साल तो आप भूल जाएं, और वर्ल्ड कप भी कोई बहुत दूर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस टीम से अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये हमें इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी जितना इन्होंने इस ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले तक परफॉर्म किया है, या फिर पिछले 2 वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है उसमें हम देखें, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि टीम इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। बट बिकॉज एट द एंड जो भी हो जाए, सब जो है वो इंसान है और दिल में बात रहती है, रोबोट नहीं है कि आप चुटकी बजाएं और जो आपकी फीलिंग्स हैं किसी दूसरे के लिए, जो एक मैल है दिल में, वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको सिस्टम को सही करना पड़ता है। अगर सब लोग उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो इनसिक्योरिटीज भी खत्म होंगी, आपको परफॉर्मेंस भी नजर आएंगी। और एक चीज मैं चाहूंगी पीसीबी जरूर करे, और वो ये है कि अगर कोई खिलाड़ी, उसको उम्मीद है ना कि उसने वापस आना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो एक उनको अलाउ नहीं करें कि वो टीवी चैनल पे बैठे जब वो टीम का हिस्सा नहीं है। जैसे इमाद और आमिर की मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगी कि उन लड़कों को था कि उनको खेलना है। जब इमाद ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि ये ऐसा डिसीजन नहीं है कि मैं वापस नहीं लूंगा, मैं वापस ले सकता हूँ। तो मतलब उनको उम्मीद थी कि उनको पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करना है। तो फिर वो चंद पैसों के लिए आप टीवी पे बैठ के इस तरह की बातें करें, आमिर भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो मुझे लगता है वो फिर रोक लेना अपने आप को थोड़ी देर के लिए। जब तक आप प्रॉपरली रिटायर नहीं होते, जब तक आप उस एज पे नहीं पहुंच जाते कि आप टीवी पे बैठ के दूसरों पे तनकीद करें, तब तक रुक जाएं। और आई थिंक इसके लिए पीसीबी को स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि ये इस तरह हमारी क्रिकेट खराब हो रही है।
अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि वैसे पूरे पाकिस्तान में ये वावेला है कि न्यूजीलैंड की सी टीम आई है और डेफिनेटली ठीक कह रहे हैं, इसमें सिर्फ 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं, चैपमैन हैं, जिमी निशाम हैं, टिम साइफर्ड हैं, ब्रेसवेल हैं या फिर इस सऊदी हैं। इसके अलावा तकरीबन उनके 9 लड़के नए हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम इनके साथ ऐसी क्रिकेट खेलते कि इनको नॉकआउट करके भेजते और अगली दफ़ा जब न्यूजीलैंड की टीम वो सी या बी भेजने से पहले 100 दफ़ा सोचते यार कि पाकिस्तान में तो बड़ी जलालत है, यहाँ पे हमें तगड़ी टीम भेजनी चाहिए। बात तो आपकी सही है, और ये बात मैं जब से मेरा करियर शुरू हुआ है, जब से मैं क्रिकेट पे बात कर रही हूँ, ये तब से हम बात करें हसनैन, आप भी जाहिर है बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि हम ये बातें बहुत अरसे से कर रहे हैं कि जब सी टीम आए तो आप उसके साथ बिना डरे खेलें। आप जब आपको ऑस्ट्रेलिया की शायद ए टीम भी आपको विजिट कर रही हो, तो आप कम से कम पिचेस ऐसी बनाएं जो आपके हक में जा रही हों, जो आपकी खेल को सपोर्ट कर रही हों। बट आपको पता है रमीज रजा साहब के दौर में भी क्या होता था, कैसी पिचेस बनाई जाती थी कि हम तो इतना डरते हैं, अगर ए टीम आ जाए तो हम इतना डरते हैं कि यार हम वाइट वॉश ना हो जाए कहीं, तो हम उस तरह की पिचेस बनाते हैं जिसपे ना वो खेल सके ना हम खेल सकें, ड्रॉ हो जाए, फिर भी हम हार जाते हैं सीरीज। और उसके बाद अगर आप अब बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, तो फिर वही हाल है, मतलब पिंडी में ही दोनों मैचेस खेले हैं, एक तो व्हाइट वॉश, एक तो बारिश की नजर हो गया था, दूसरा जो था हमने देखा कि एक पाकिस्तान ने जीत लिया बड़ा अच्छा, और दूसरे में आप इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गए। अगर आप बहुत कुछ एक्सट्रीम ट्राई कर रहे हैं ना, जैसे हम जो बात कर रहे हैं कि उस्मान खान को ऊपर मौका दिया होता, नए लड़कों को ज्यादा चांस दिया होता, तो फिर अगर आप हार भी जाए ना तो कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बट आप कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप भी आपके सर पे है, और फिर भी आप हार जाए, तो फिर वही सोचने की बात है कि गलतियां कहाँ हैं। और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि गलती जो है ना वो ये है कि आप डरते हैं, आप हार से डरते हैं। जब तक आप वो डर खत्म नहीं करेंगे तब तक आप मत सोचें कि आप जीतेंगे। और मेरा ख्याल है कि आपकी बातों से मैं ये भी ड्राइव कर सकता हूँ कि कोई भी इस वक्त मुल्क के लिए नहीं खेल रहा बल्कि अपनी अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं। अगर मुल्क के लिए खेलते तो ये 12 मैचेस काफ़ी हैं कि यहाँ पे उस्मान के भी तजुर्बात किए जा सकते थे, इमाद को भी खिलाया जा सकता था, बहुत सारे और भी जो है एक्सपेरिमेंट किए जा सकते थे। बिल्कुल, बात आप सही कर रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ इससे। आपके पास 12 मैचेस जो हैं वो इनफ हैं कि आप वर्ल्ड कप से पहले तैयारी कर लें, फिर ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर लें। ये ना हो कि वर्ल्ड कप के करीब आके फिर आपको समझ नहीं आ रही हो कि हमने करना क्या है, क्योंकि पुराने कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं और फेल भी हो रहे हैं, तो फिर अगले वर्ल्ड कप का इंतजार करें जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि चलो अगली दफा सही, अगली दफा सही, अगली दफा सही। लेकिन वही बात है कि अब तैयारी का वक्त है और आपको एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके फेल होंगे ना, तो शायद आपको इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे, या फिर मीडिया से बाबर को काफी शिकायत रहती है कि लोग जो हैं उनके बारे में इस तरह क्यों बोलते हैं, मीडिया में स्पेशली खबरें बाहर क्यों आती हैं। तो फिर इस तरह की खबरें ना तो बाहर आएंगी, ना हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर जो है हमें, क्योंकि हम तनकीद क्यों कर रहे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहिए, हमें अपनी टीम को जीतते हुए देखना है, हम उस पे बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से बेहतरी आ सकती है। तो अगर हमें नजर आ रहा होगा ना कि टीम फेल भी हो रही है, बट हमें नजर आ रहा होगा कि नए लड़कों को एटलीस्ट मौका दिया जा रहा है, कुछ बेहतरी के लिए ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो शायद फिर इस तरह का क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा कि आप इनसिक्योर हैं, इस तरह की बातें भी नहीं फिर की जाएंगी मीडिया पे, मुझे लगता है। अच्छा, पहले मैच की अगर बात की जाए इस बार, तो डेट वाज वेरी गुड मैच जिसमें मोहम्मद आमिर भी हमें विकेट लेते हुए नजर आए, शाहीन अफरीदी भी विकेट लेते हुए नजर आए, और आमिर का जो मीडिया सेशन था वो भी प्रेशर में आके बड़े खुल के उन्होंने सवालों के जवाब दिए। लेकिन एक आमिर का निकलना और अब्बास अफरीदी का आना, एकदम से सारा कॉम्बिनेशन ही तब्दील हो गया टीम का। मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ईंट क्या हिली के कौमी टीम ही हार गई। मुझे नहीं लगता कि आमिर टीम का हिस्सा नहीं थे तो टीम हारी है। आपकी जो अप्रोच है ना, आप उससे हारे हैं। अगर आप 160 170 के लिए ही जाते रहेंगे हमेशा, तो आप फिर मतलब आप मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। हमें पता है कि अगर आप T20 में, अगर अब आप कम से कम एम करें कि आपको 190 200 के करीब जाना है और उससे ज्यादा जाएं, तो ही आप मैचेस जीत सकते हैं। बिकॉज आजकल क्रिकेट स्पेशली T20 की अगर हम बात करें तो इतनी बैटिंग सेंट्रिक हो गई है, बॉलर्स को इतनी मार पड़ती है बेचारों को। अगर हम हमारे पुराने जो बॉलर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स जो है, उनको बात करते हुए सुने तो वो बताते हैं कि आजकल जो है किस तरह से बॉलर्स के लिए अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि आजकल क्रिकेट ऑल टुगेदर बदल गई है। तो उसके लिए जब तक आप अपना माइंड को उस तरह से शिफ्ट नहीं करेंगे ना, तो आप फिर एक बंदे के आने जाने से मुझे नहीं लगता फर्क पड़ता है, आपकी सोच से फर्क पड़ता है। और अगर जैसे आपने जिक्र किया है कि आमिर को जो है वो ड्रॉप किया और अब्बास अफरीदी उसकी जगह आए, तो अब्बास अफरीदी ने तो सही परफॉर्म किया ना, उन्होंने 2 विकेट्स भी नहीं, उन्होंने जो 2 विकेट्स नहीं ना, तो वो जो अल्टरनेट था उसने तो परफॉर्म किया है। तो बाकी स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है कि बाकी कहाँ गलतियां हैं। क्या हम अभी तक
पावर प्ले को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा स्ट्राइक रेट जो है हमारे बैटर्स का वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, ना कि आप इस चीज को ब्लेम करें कि जी एक कुछ क्योंकि चेंज किया गया तो इस तरह हुआ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो करना ही है और जब तक आप चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक एक्सपेरिमेंट तो होंगे नहीं। तो मुझे लगता है चेंज जरूरी है, आप अपनी सोच को भी जो है वो भी तब्दील करें, सोच को भी थोड़ी तब्दील बेहतरी करना लाएं। चाहिए। और आपने स्ट्राइक रेट की बात की तो इसमें यहाँ पे मैं ब्रेक के बाद स्ट्राइक रेट के ऊपर आपको एक स्टैट्स भी बताएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस, कम बैक टू शो। इस्मा स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर रही थी और मैं थोड़ा सा इस्मा को भी स्टैट्स बताना चाहता हूँ, आपको भी स्टैट्स बताना चाहता हूँ। जो टीम्स है ना इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम्स हैं, उनके अंदर जो T20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो 140 प्लस स्ट्राइक रेट वाले कितने बल्लेबाज हैं मैं आपको बताता चलूँ। ऑस्ट्रेलिया में 7 बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। फिर इंग्लैंड है जिसके पास 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के पास 5 बैटर्स ऐसे हैं जो कि 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। इंडिया के पास 4 बैटर्स ऐसे हैं जो कि 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से उनके पूरे कैरियर में वो खेलते हैं। न्यूजीलैंड के पास 4 हैं, वेस्ट इंडीज़ के पास 4 हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 है। और पाकिस्तान इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे है। और वो भी आपको बताता चलूँ कि जो एक शख्स पाकिस्तान की T20 लाइनअप में 140 के स्ट्राइक रेट प्लस के साथ खेलता था, उसका नाम शाहिद खान आफरीदी था, जिसको रिटायर हुए भी 8 साल हो गए हैं। और इस बार आपकी तरफ आऊँगा, साइम अयूब का स्ट्राइक रेट में आपको बताता चलूँ 145 का है कल के मैच में। बाबर आजम 127, रिजवान 104, उस्मान खान 71, इरफान एंड शादाब खान 105 एंड 205। सो ये स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये मसला बहुत शुरू से है और उस पर बहुत बात भी हुई है। इसको एड्रेस बाबर आजम ने खुद भी किया है आके, लेकिन हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखते। देखिए, मुझे लगता है बात करना इसके बारे में हमारा काम है और जो हमारे जो लड़के खेल रहे हैं उनका काम है उसको इम्प्रूव करना। अब आप देखिए ना, कल के मैच की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें दो लोग हैं, शादाब को डाल के 3 हो गए, जिनका जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा है 140 से, बाकी सबका कम है। लेकिन ये सब पहले खेलने आए और आप पहली इनिंग में अगर अपनी विकेटें बचा के, मुझे समझ नहीं आती कि जो एक हमारी सोच होती है कि शुरू में विकेटें बचाते हैं, जो अभी तक चलती आ रही है, पुराने जमाने की सोच है कि हम संभल के खेलते हैं पहले और बाद में जाके हम इसको जो है ना स्ट्राइक रेट को बढ़ा लेंगे, जो हमारा रन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने बहुत जो है मौकों पे यही देखा है और अभी भी 4 आउट हैं। अगर हम थोड़ा रिस्की शॉट खेल लें, एक हमारी जो है आपका रन रेट भी बढ़ेगा, आपकी टीम का स्कोर जो है उसमें भी इजाफा होगा और आपके चांसेस भी रहेंगे जीतने में। बट वही बात है एंड पे आके वही चीज जो है हमारे सामने आती है। रिजल्ट सारी जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें उसका यही निकलता है, सोच। आपको अपनी सोच को चेंज करना है। और फिर पता नहीं क्या हमारा सिस्टम शायद ऐसा है कि ये लोग सारे जो इस पे बात करते हैं कि हमें अपनी सोच को चेंज करना है, बिकॉज अभी जो लोग सारे मामलात को देख रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं लड़कों को, जो कोच कर रहे हैं लड़कों को, इन सब के साथ मैंने कहीं ना कहीं मुख्तलिफ औकात में काम किया हुआ है और इन सब का यही होता था कि स्ट्राइक रेट हमें अच्छा करना है, हमें ये चीज चेंज करनी है, हमें नंबर्स को चेंज करना है। बट जब वही लोग जाके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो सारी बातें की जाती थी जब वो मीडिया में काम कर रहे थे तो उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आती है। अब मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स शायद किसी की नहीं सुनते हैं, जो लोग उनको कोच करने आते हैं, जो सिलेक्टर्स होते हैं, या फिर सबको अपनी अपनी क्योंकि जॉब बचानी होती है तो सब लगे होते हैं कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं दिखती। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, हो सकता है कि ये बातें डिस्कस होती हों, लेकिन अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें अगर शादाब खान की बात की जाए, शादाब खान वाज वेरी इंप्रेसिव विद बैट। 41 रन उन्होंने बनाए, 20 गेंदों पे 205 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन कल के मैच को भी अगर आपने प्रिसाइसली देखा हो ना, पाकिस्तान 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक मैच हारा, जहां पे हमारे स्पिनर्स ने हमें विकेट्स नहीं दिए। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शादाब खान ने 3 ओवर्स में 24 रन दिए, विकेटलेस रहे, अबरार भी विकेटलेस रहे। लेकिन जो बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है हमारे लिए वो शादाब खान भी है कि जिनका प्राइम जॉब उनकी बॉलिंग है, वो हमें बैटिंग करके दे रहे हैं लेकिन बॉलिंग से विकेट नहीं दे रहे। आप अगर इस तरह तो 200 भी बना देंगे तो पाकिस्तान हार जाएगा। जी, बात बिल्कुल सही है आपकी। और शादाब का मसला बहुत पुराना चला आ रहा है। एशिया कप से अगर हम देखें, लास्ट एशिया कप जो हुआ था लास्ट ईयर, उस वक्त से ये मसला चल रहा है। उस वक्त से सब लोग बात कर रहे हैं कि किसी एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है शादाब खान को, कि वो आए और उनके साथ काम करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीसीबी की। हमारे लेजेंड्स हैं, बल्कि उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी हमारे लेजेंड हैं, सगलैन भाई की बात कर रही हूँ, उनको शादाब के साथ जरूर बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि रोल क्या है आपका टीम में। आपका रोल जो है वो ये है कि आपने बॉलिंग के साथ भी अच्छा परफॉर्म करना है। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नहीं है
आप यहाँ पे कैप्टन नहीं है कि आप अगर बल्ले के साथ नहीं चले तो बॉल के साथ, बॉल के साथ नहीं चले तो बल्ले के साथ। आपका जो काम है, आपने इस टीम में वो परफॉर्म करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। आप किसी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। सबके रोल्स डिफाइन होते हैं, शादाब का भी रोल जो है वो डिफाइन होगा। कभी कभी अगर आपका जो लक है चल रहा है, आप बल्ले के साथ परफॉर्म करें, बट मेजर जो आपका काम है वो है बॉलिंग का। और अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है, क्योंकि हमने 2 बड़े इवेंट्स जो हैं वो हारे हैं। हमने एशिया कप बहुत ही बुरी तरह हारा, फिर हमने वर्ल्ड कप बहुत ही बुरी तरह हारा, और उसमें शादाब की परफॉर्मेंस सबके सामने है। और अगर अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है, तो फिर मुझे लगता है कि हम अपना सिस्टम देखेंगे। हमारे पास कोई और बॉलर नहीं है। अबरार भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए हैं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के लिए अभी तक। बट लेट्स होप, बिकॉज ही इज यंग और उनका टाइम अभी शुरू हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनमें टैलेंट नहीं है या वो बड़ी टीम का हिस्सा बनके कुछ परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। बट आई थिंक शादाब जो है, उनकी ये वाली परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा कंसर्न है और बहुत देर से है, और शादाब को जरूरत है इस वक्त कि वो अपनी बॉलिंग पे काम करें, बिकॉज बैटर्स वी ऑलरेडी हैव। आपका जो काम है, आप जब तक वो नहीं करेंगे तो टीम जीत नहीं सकेगी, और कोई फायदा भी नहीं है फिर आपका टीम में होने का। अच्छा, इस बार अगर बात की जाए, अब सारे मैचेस हमने यहाँ से लाहौर भेज दिए, आप भी वहाँ पे मैचेस जाके देख सकती हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब आगे वाले दिनों में 2 मैचेस जो रह गए हैं, इसमें कोई ड्रास्टिकली चेंज भी तो पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से हार चुके हैं। तो वाई नॉट कि आप भी उसी तरह से अपने बच्चों को, अपने बैकअप को ट्राई करें। क्योंकि कल मैं अजहर महमूद साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये न्यूजीलैंड का फ्यूचर है, तो आप न्यूजीलैंड के फ्यूचर को लाइट नहीं ले सकते। तो यार, आपके पास जो फ्यूचर आपके बेंच में बैठा हुआ है, आप उसको लाइट ना लेना, आप फ्यूचर वर्सेस फ्यूचर खिलाएं, फिर जो है फैसला आवाम कर लेगी। हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रही थी अभी कुछ देर पहले कि एक्सपेरिमेंट करके आप हार जाए ना, तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करें तो सही, आप अपनी इनसिक्योरिटीज को लेट गो करें तो सही, आप अगलों को मौका दे तो सही। जो अपना सारा कुछ, उस्मान खान की बात करूंगी, जो अपना सारा कुछ जो है वो दाव पे लगा के बेचारा आ गया है यहाँ पे, उसको प्रॉपर मौका दें उस नंबर पे जिस नंबर पे वो खेलता है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें। जो ओपनिंग, अगर उस्मान खान को उस नंबर पे मौका देंगे तो इसमें बैठाएंगे किसको? बाबर आजम तो बैठना नहीं चाहते, साइम अयूब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। अगर बाबर आजम बैठना नहीं चाहते और सबको उनकी सुननी है, तो फिर ये तो बाबर आजम की टीम हुई ना, ये पाकिस्तान की टीम तो नहीं हुई ना। ये कोई वो थोड़ी है कि हर कप्तान है तो वो अपनी मनमानी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। और कप्तान को भी खुद से बढ़ के जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने जितने भी रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, जब तक आपकी टीम नहीं जीत रही है ना, तो वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे लिए बेमायनी हैं। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी जो मैं अपना कह रही हूँ कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, उससे मुराद है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए कोई मायने नहीं रखती। जब तक टीम का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक आप टूर्नामेंट्स नहीं जीतेंगे, जब तक ऐसा नहीं हुआ कि आप बहुत क्लोज पहुंच गए बट क्योंकि आप में कमियां थी और वो कमियां एंड पे जाके पकड़ी गई और आप टूर्नामेंट जीत नहीं पाए, तो तब तक बेमायनी है। आप इसको पाकिस्तान की टीम समझें, जो नया टैलेंट आ रहा है उसको भरपूर मौका दे। जैसे आपने भी शुरू में कहा था कि उस्मान खान फेलियर हैं अभी तक, तो मुझे लगता है ये वर्ड बहुत बड़ा है, ये नहीं कहना चाहिए हमें किसी के लिए भी, बिकॉज अभी हमने उनको मौका ही कितना दिया है। और जो टैलेंट उनके पास है, द काइंड ऑफ टैलेंट ही हैज, वी नो ही कैन डू इट। अगर उनको प्रॉपर मौका दिया जाए तो मुझे लगता है उनको प्रॉपर हमें ट्राई करना चाहिए, उनके नंबर पे बाकी सारे लड़कों को भी प्रॉपर मौका देना चाहिए। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि पुराने लड़कों को इतने सालों के बाद वापस आए हैं, उनको भी मौका दें। अच्छा, क्या समझती हैं अब लाहौर में जाके आपको लाहौर में जाके आपको इमाद वसीम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर वापस टीम में आते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर शायद हम जमान खान के साथ जाएंगे और इमाद वसीम वाला तजर्बा कर लेंगे? देखिए, ये इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज मेरी कोई चिड़िया फाख्ता नहीं है जिससे खबरें आती हैं। कबूतर रख लें, बट अगर मैं अपनी कबूतर रख लूं, मैं मुझे रखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि बाकी सबके पास कुछ ना कुछ है, बस मेरे पास ही नहीं है कुछ। बट आई थिंक करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए आपको। इमाद को अगर आप टीम में वापस लेके आए हैं तो अब सारे ग्रजेस, वही बात है कि रोबोट तो है नहीं, भूलेंगे नहीं, दिल में तो बातें होंगी कि इमाद ने टीम में बैठ के ये कहा है मेरे बारे में। बट फिर भी अगर आपने उनको सिलेक्ट किया है, उनको स्क्वाड का हिस्सा रखा है, वो बहुत सारी मीम्स इसमें वो भी चल रही हैं कि जिस तरह इमाद वसीम कह रहे थे ना कि कराची किंग्स में बाबर आजम कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे, तो बहुत सारी मीम्स ये भी चल रही हैं कि अब बाबर आजम कह रहे हैं कि बेसिकली इमाद हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे। देखिए, बाबर कह सकते हैं, बाबर बिल्कुल कह सकते हैं, वो टीम के कप्तान हैं। बट आई गेस अगर लगता है कि कॉम्बिनेशन का हिस्सा हैं तो फिर रखना चाहिए टीम में।
और अगर आपने सिलेक्ट किया तो फिर प्रॉपर मौका दें, और अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर आप आगे बढ़ें, नए लड़कों की तरफ जाएं, ना कि बार बार पीछे मुड़ के देखते रहें कि भाई वो भी एक प्लेयर था, उसको हमने रास्ते में छोड़ दिया, उसको भी साथ में ला लेते हैं। ये वाली जो रबिश है ना, ये खत्म होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी का टैलेंट बाकी है तो उसको उस तरह से ट्रीट करें। अगर आपने उसको बिठाया भी है, रेस्ट भी कराई है, तो उसको बताएं, क्योंकि इमाद की भी ये शिकायत होती थी कि मुझे बताया नहीं जाता और मुझे ड्रॉप कर दिया जाता है, कोई वजह नहीं दी जाती। तो आप ठीक। कम से कम जो भी सिलेक्शन कमेटी है, जो भी मैनेजमेंट है, वो प्लेयर के साथ राब्ते में रहे। अगर वो ड्रॉप भी है तो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए, ना कि ऐसे उनको बस छोड़ दिया जाए बिना किसी सहारे के, और उसको भी पता ना हो कि अच्छा जी मुझे टीम में रखना भी है या नहीं रखना। तभी इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है। ठीक हो गया इस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तीन वजात हमारे साथ मौजूद थी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस्मा असलम, जो कि अपने बता रही थी व्यूज़ कि किस तरह पाकिस्तान टीम में आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस भी उन्होंने किया। ख़वातीन वजात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए।